नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 5 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज टोटल देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के रेगुलेशन से संबंधित। सरकार की तरफ से नए रूल्स प्रपोज किए गए हैं ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद दूसरा आर्टिकल भी द हिंदू से ही उठाएंगे, लोकल सेल्फ गवर्नेंस से संबंधित। सबसे लास्ट में बिजनेस लाइन का इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित। और डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले हम एथिक्स का एक जबरदस्त एग्जांपल देख सकते हैं। कैप्टन शिवा चौहान सुर्खियों में है। क्यों? फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिनको सियाचिन में डिप्लॉय किया गया है। सियाचिन के बारे में देखो, आपको पता है क्लाइमेट कंडीशंस वहां पे बहुत ही ज्यादा हार्श रहती हैं, सर्वाइव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। यूं कहा जाता है इस एरिया के बारे में युद्ध या फिर वायलेंस के कारण इतने जवानों की डेथ नहीं होती जितना कि देखो ठंड और क्लाइमेट कंडीशंस के कारण हो जाती हैं। तो कैप्टन शिवा चौहान को वहां पे डिप्लॉय करना देखो सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि महिलाओं के साथ देखो बहुत सी नेगेटिव चीजें जो अटैच कर दी जाती हैं कि महिलाएं वीक होती हैं, महिलाएं इस प्रकार के क्लाइमेट कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, लड़ाई नहीं लड़ पाएंगी, आर्मी में रह के प्लेन नहीं उड़ा पाती हैं, महिलाएं अच्छी लीडर्स नहीं हैं। अनेकों ऐसे नेगेटिव मिथ महिलाओं के साथ जो अटैच कर दिए जाते हैं ना, उनको चैलेंज करता है कैप्टन शिवा चौहान का सियाचिन में डिप्लॉयमेंट। देखो एक टर्म के बारे में आपने सुना होगा, ग्लास सीलिंग। क्या है ये? देखो आपने ना बड़ी बड़ी कंपनीज में महिलाओं को काम करते देखा होगा, लेकिन बहुत कम कंपनीज आप ऐसी देखोगे जहां पे लीडर्स महिलाएं होती हैं। ऐसा क्यों? वही चीज जो नेगेटिव मिथ अटैच कर दिए जाते हैं कि महिलाएं अच्छी लीडर नहीं होती, इसलिए महिलाओं के हाथ में कंपनीज की बागडोर नहीं सौंपी जाती। समझ गए? तो यह होता है इनविजिबल बैरियर। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि महिला किसी कंपनी की सीईओ नहीं हो सकती, लेकिन जो ये नेगेटिव मिथ है ना, इसकी वजह से महिलाओं को टॉप पोजीशन तक ले जाया नहीं जाता। लेकिन जो कैप्टन शिवा चौहान को वहां पे डिप्लॉय किया गया है ना, ये उस ग्लास सीलिंग को तोड़ता है, ये उस इनविजिबल बैरियर को तोड़ता है, इसलिए अच्छा एग्जांपल है। तो ये जो पोस्टिंग है ना, ये बहुत सारी महिलाओं को इंस्पायर करेंगी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं। समझ गए? देखो वैसे ये तो एक तरफ अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन दूसरी तरफ नए साल के मौके पर एक काफी दुखद घटना सामने आई। आपने भी उसके बारे में सुना होगा। एक 20 साल की लड़की का एक्सीडेंट हुआ। मतलब एक कार ने टक्कर मारी न्यू ईयर के मौके पर। कार में सवार जो युवक थे नशे का शिकार थे। और देखो सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटी को चीर कर रखने वाली बात पता है क्या है? 10 किलोमीटर तक एक्सीडेंट के बाद वो कार लड़की को घसीटती रही। इतना ज्यादा इनह्यूमन कोई कैसे हो सकता है कि पहले आपने एक्सीडेंट किया, उसके बाद 10 किलोमीटर तक आप कार चला रहे हो और लड़की घसीटती जा रही है। जब उस लड़की की डेड बॉडी मिली बिना कपड़ों के, तो देखो मतलब ह्यूमैनिटी को चीर कर रखने वाला ये एग्जाम्पल था, रोंगटे खड़े करने वाला एग्जाम्पल था। हम बात करते हैं कि लेबर फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन हमें इंक्रीज करना है, लेकिन देखो अगर क्योंकि ये एंगल जो है वुमेन का भी है एक्सीडेंट के अलावा, अगर हम महिलाओं को सेफ्टी नहीं दे सकेंगे तो कैसे महिलाएं बाहर आएंगी काम करने के लिए, कैसे लेबर फोर्स में हम उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर सकेंगे? तो चलिए अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो कंटेक्स्ट ये है, सरकार की तरफ से ना नए रूल्स प्रपोज किए गए हैं ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करने के लिए। सरकार ने अमेंडमेंट प्रपोज की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी लायबिलिटी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 में। अब देखो सबसे पहले मतलब बेसिक्स के साथ हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है, आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ रही है ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करने की? देखो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। जो ये ऑनलाइन गेम है ना, 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। सबसे पहले ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स मतलब जैसे हम जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं ना, अगर उनको हम फिजिकली खेलने के बजाय मान लीजिए ऑनलाइन खेलें, हमारे हाथ में रिमोट है और हमारी जगह कोई और पर्सन गेम में खेल रहा है। समझ गए? तो ये है ई स्पोर्ट्स कि हम नहीं वो एक्चुअली गेम खेल रहे हैं, हमारी जगह कोई और खेल रहा है और हमारे हाथ में सिर्फ रिमोट है। तो ये है ई स्पोर्ट्स। दूसरे नंबर पे आते हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स। फैंटेसी स्पोर्ट्स में क्या होता है?
जैसे देखो मैच चल रहा है, मान लीजिए इंडिया और बांग्लादेश का मैच है, दोनों टीमों में 11-11 प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए रमेश और सुरेश आपस में गेम खेल रहे हैं। रमेश ने अपनी तरफ से 5 प्लेयर्स चूज कर लिए, 2 इंडिया के 5 श्रीलंका के। उसी प्रकार से सुरेश ने भी 5 प्लेयर्स चूज कर लिए, किसी एक टीम से नहीं, दोनों टीम से अपने बेस्ट 5 प्लेयर्स चूज कर लिए। अब मैच के अंत में क्या करेंगे, रमेश और सुरेश उन 5 प्लेयर्स के टोटल रन को मान लीजिए काउंट कर लेंगे, और जिसके प्लेयर्स ने ज्यादा रन बनाए होंगे वो जीत जाएगा। समझ गए? तो ये है फैंटेसी स्पोर्ट्स। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के गेम्स की, कैजुअल गेम्स, ऑनलाइन कैजुअल गेम्स। इसमें देखो दोनों तरह के गेम्स आते हैं, स्किल वाले भी और चांस वाले भी। क्या डिफरेंस है मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। तीनों टाइप्स के गेम्स, स्किल वाले गेम्स देखो वो गेम्स होते हैं जिसमें स्किल इन्वॉल्व होती है। चेस देखो हर कोई नहीं खेल पाता, चेस में थोड़ी बहुत स्किल लगती है, आपको भी पता है। लेकिन चांस वाले गेम, जैसे देखो कार्ड्स प्ले कर रहे हो आप, ताश खेल रहे हो ऑनलाइन, तो कोई भी कार्ड आ सकता है। देखो इसमें किस्मत है, चांस इन्वॉल्व है, रिस्क है। आप मतलब कुछ गेम्स पैसे वाले भी होते हैं, वेजरिंग जिसे बोलते हैं। तो ये है चांस वाले गेम्स। समझ गए? तो तीनों कैटेगरी बताइए। पहली वाली कैटेगरी कौन सी? ई स्पोर्ट्स, आप ऑनलाइन खेल रहे हो, मतलब आपकी जगह कोई और खेल रहा है, आपके हाथ में रिपोर्ट है। दूसरे नंबर पे कौन से गेम्स हैं? फैंटेसी स्पोर्ट्स, आप टीवी के आगे बैठे हो, आपने अपने साथी के साथ में शर्त लगाई है कि मेरे ये 5 प्लेयर्स ज्यादा रन बनाएंगे। तीसरे नंबर पे कौन से हैं? तीसरे नंबर पे कैजुअल गेम्स, जिसमें स्किल वाले भी आते हैं, चांस वाले भी आते हैं। तो देखो ये तो तीनों तरह के हमने स्पोर्ट्स डिस्कस किए ऑनलाइन। इनकी जरूरत पड़ेगी अभी कंसेप्ट समझने के लिए, इसलिए पहले ही मैंने इन तीनों टाइप्स को डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं आवश्यकता क्यों पड़ी इनको रेगुलेट करने की। देखो सबसे पहली चीज, जब कोविड आया ना, तो इन ऑनलाइन गेम्स की भरमार आ गई हमारे देश में। मतलब बच्चे इतना इतना टाइम स्पेंड करने लगे इन गेम्स के ऊपर, एक दिन में 8-8 घंटे। पेरेंट्स पूरी तरह से परेशान, मतलब आई साइट वीक हो जाती है बच्चों की। बच्चे देखो डिप्रेशन का शिकार, अकेलेपन का शिकार, बाहर नहीं जा रहे हैं खेलने के लिए, सारा दिन ऑनलाइन गेम। वो बच्चा देखो जब बाहर नहीं निकलेगा तो उस कैसे वो दोस्त बना पाएगा, आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। दूसरा देखो जो पैसे वाले गेम्स होते हैं ना, मतलब तमिलनाडु में बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया था कि जैसे बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा दिया ऑनलाइन गेम्स में, पैसा हार गए, वो बाद में उनको सुसाइड करना पड़ा। इस वजह से तमिलनाडु जैसे राज्यों में ऑनलाइन गेम्स का जो विरोध है ना बहुत ज्यादा है। तमिलनाडु जैसे राज्य सेंटर को ज्यादा बोल रहे थे कि आप स्ट्रिक्ट रूल बनाए इन ऑनलाइन गेम्स को बैन करने के लिए या फिर रेगुलेट करने के लिए। समझ गए? तो नुकसान काफी ज्यादा है, स्क्रीन टाइम का, टाइम वेस्ट का, मतलब पैसों का भी। सोसाइटी में बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत सारे लोग इनमें पैसे हार जाएंगे तो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे, उनको पता नहीं होता। मतलब सोसाइटी को भी सही डायरेक्शन में ले जाना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, तभी तो सरकार लीकर बैन करती है कई सारे राज्यों में। समझ गए? तो इन रीजंस की वजह से आवश्यकता पड़ी थी ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करने की। बैन तो नहीं कर सकते, बैन इसलिए नहीं कर सकते, आज के समय में देखो 43 करोड़ लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेम्स प्ले करते हैं। आप ट्रेन में जाओगे, बहुत से लोग लगे रहेंगे, टुक 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 चलती रहती है ना। इतने सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है ये ऑनलाइन गेम्स का सेक्टर। सरकार को रेवेन्यू भी दे सकता है अगर सरकार ठीक से रेगुलेट करे तो। वो बात अलग है कि कैसे सरकार रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, क्योंकि देखो जो स्किल वाले गेम हैं उन पर सरकार कम टैक्स लगा सकती है, और जो चांस वाले हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगा सकती है या फिर उनको बैन भी कर सकती है। चलो हमने पूरा बेसिक डिस्कस कर लिया जो कि जरूरी था आर्टिकल समझने के लिए। अब आते हैं आर्टिकल समझने के लिए, समझने पर, मतलब आज का जो आर्टिकल है वो डिस्कस करते हैं। देखो अब मैं यहां पे नहीं आऊंगा क्योंकि अभी तो सिर्फ बेसिक डिस्कस कर रहे थे ना। तो अब सरकार ने क्या किया है, सरकार ने ड्राफ्ट अमेंडमेंट रिलीज की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी लायबिलिटी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 में। अब देखो सरकार ने क्या प्रपोज किया है। सरकार ने इन अमेंडमेंट में, यानी ड्राफ्ट अमेंडमेंट में सबसे पहले यह बोला है कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश की जाएगी। मतलब ये जो ऑनलाइन गेम वाले हैं अपने आप को रेगुलेट कर सकें, तो इसके लिए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश की जाएगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट केवाईसी, जैसे देखो बैंकों में होता है ना कि आपकी केवाईसी होती है, केवाईसी में आधार कार्ड बैंक कलेक्ट करते हैं या फिर दूसरी जो आपकी आईडी है वो कलेक्ट करते हैं जानने के लिए कि कोई फर्जी कस्टमर तो नहीं है, किसी आतंकवादी ने तो बैंक में खाता नहीं खुलवा लिया है। तो उसी प्रकार से ना ऑनलाइन गेम्स जो लोग खेलते हैं ना उनकी भी केवाईसी होनी चाहिए, खास करके वो गेम्स जिसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं।
समझ गए? इससे फायदा क्या होगा? फायदा देखो इससे बहुत होगा। फायदा ये होगा जैसे लोग कैसीनो वगैरह में जाते हैं, तो कैसीनो वगैरह में जाने पर में ना एज लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल 18 साल के से नीचे के लोग कैसीनो में नहीं जा सकते। तो उसी प्रकार से कुछ गेम्स के लिए ना एज लिमिट लगाई जा सकती है कि आपको ये ऑनलाइन गेम खेलना है तो आपकी एज कम से कम 18 होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। ऐसी चीज अप्लाई की जा सकती है केवाईसी की सहायता से। जो लोग खेलेंगे उस गेम को, उनका आधार कार्ड लिया जाएगा या फिर जो भी आईडी ली जाएगी केवाईसी में, उससे पता लग जाएगा एज कितनी है। फिर कुछ लोगों को रोका जा सकता है, खास करके बच्चों को वो गेम्स खेलने से। समझ गए? उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ ए ग्रीवेंस ऑफिसर, मतलब जो लोग गेम खेलते हैं उनकी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए ग्रीवेंस ऑफिसर को नियुक्त किया जाएगा इन ऑनलाइन गेम्स वाली कंपनीज के द्वारा। अब राइटर देखो ये कहते हैं इनमें से कुछ रूल्स तो देखो ऑलरेडी एप्लीकेबल हैं, लेकिन तमिलनाडु जैसे जो राज्य है ना, वो ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स डिमांड कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भैया ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आओ ताकि परिवार तबाह ना हो इन ऑनलाइन गेम्स की वजह से। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेके आई है ना, वो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं लेके आई है। हालांकि देखो सरकार ने अभी यह भी क्लैरिफाई नहीं किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि क्या स्टेट्स अपने डिफिकल्ट टर्म्स यहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ड्राफ्ट रिलीज किया है वो तो है ही, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह नहीं बताया है क्या स्टेट गवर्नमेंट्स इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून ला सकती हैं या फिर नहीं ला सकती हैं। वैसे देखो ये जो बैटिंग और गैम्बलिंग जैसी चीजें हैं ना, फिजिकल फॉर्म में तो ये स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आती हैं, लेकिन अब आपको पता है ऑनलाइन कोई वेबसाइट है, वो किसी एक स्टेट के लोगों को तो दिखती नहीं है, तो ये चीज आएगी आईटी सेक्टर में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन पे कानून बना रही है। स्टेट्स बोल रहे हैं कि हमें भी बनाने दीजिए, क्योंकि हमारे जो राज्य के लोग हैं वो भी तो ऑनलाइन गेम्स प्ले कर रहे हैं ना। तो अभी तो देखो सेंटर बना रही है ऑनलाइन गेम्स के ऊपर, लेकिन फिजिकल जो गेम्स होते हैं बैटिंग जैसे, तो उसमें रूल्स आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में। तो अभी क्लैरिफाई नहीं किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है इस पे रूल या नहीं बना सकती है। देखो इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है अभी तक ना जो ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है बार बार ये बोलती आई है कि भैया हमारे जो गेम्स हैं वो स्किल वाले गेम हैं, चांस वाले गेम नहीं है। तो स्किल वाले गेम में जिसके पास स्किल है वो पैसा जीतेगा और चांस वाले नहीं है, इसलिए आप इनको बैन मत कीजिए। लेकिन देखो बहुत सारे कंपनीज ना झूठ बोल देती है कि हमारे स्किल वाले गेम हैं। इवन लूडो पर भी क्वेश्चन उठे हैं कि लूडो में भी, क्योंकि देखो आप डाइस फेंकते हो, पता नहीं है ना क्या नंबर आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, आपके हाथ में थोड़ी है। इस पर भी क्वेश्चंस उठे थे कि लूडो जो है वो भी स्किल वाला नहीं है, वो चांस वाला है। इसके बाद देखो आर्टिकल में यह कहा जाता है कि स्टेट्स को इंपावर करने की आवश्यकता है, वो अपने हिसाब से भी थोड़े बहुत रूल्स बना सकें। नेक्स्ट देखो इकोनॉमिकली अगर बात करें तो ये सेक्टर जो है गेम्स वाला काफी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। जैसा मैंने शुरुआत में भी बात की कि बहुत रेवेन्यू मिल सकता है सरकार को, 29,000 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है सरकार को 2025 आते आते, और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करेगा। तो सरकार टोटली तो बैन नहीं कर सकती, लेकिन सरकार ना कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकती है, जैसे कि चाइना ने किया। चाइना में क्या किया गया, जैसे बच्चों के लिए ना लिमिट रख दी गई कि आप एक हफ्ते में 3 घंटे से ज्यादा गेम नहीं प्ले कर सकते, सिर्फ 3 घंटे एक हफ्ते में आप खेल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। तो यह चीज हमारी सरकार भी कर सकती है, लेकिन देखो यह करने से पहले आपको ना कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। अब ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में भी ना कुछ प्लेयर्स तो बहुत बड़े हैं और कुछ प्लेयर्स छोटे हैं, तो ये जो इंडस्ट्री है काफी अभी फल फूल रही है। ऐसा कोई निर्णय सरकार ना उठाए कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री तबाह हो जाए। दूसरी तरफ सरकार को ना सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट करना है। लास्ट लाइन जो है ना कंक्लूजन की, वो काफी अच्छी है, मतलब पूरे आर्टिकल को एक प्रकार से कंक्लूड करने वाली लाइन है। देयर शुड बी वाइड स्प्रेड पब्लिक कंसल्टेशन टू इंश्योर दैट इकोनॉमिक राइट्स मतलब जो प्लेयर्स हैं जिनके गेम्स चल रहे हैं, जिनको रोजगार मिला हुआ है। उसके बाद इंडिविजुअल फ्रीडम, मान लीजिए सुरेश ये कहता है मुझे तो भैया गेम खेलना है, मुझे क्यों रोक रहे हो। ऐसे इंडिविजुअल्स जो गेम खेलना चाहते हैं, जो सरकार की बात नहीं मानना चाहते। और सबसे लास्ट में सोशल इंपरेटिव्स मतलब जो सोसाइटी की गरिमा है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये तीनों चीजों को सरकार को बैलेंस स्टैब्लिश करना है और अच्छे रूल्स होने चाहिए। अभी तो सिर्फ देखो ये ड्राफ्ट है, अभी इसमें बदलाव होगा, तो सरकार इसमें आवश्यक बदलाव लेके आए। जब फाइनली रूल्स सरकार लेके आएगी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के रेगुलेशन से संबंधित। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे।
इसके बाद देखो दूसरा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित है और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शायद शुरू में मैंने बोला बिजनेस लाइन का आर्टिकल है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है। देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंपॉर्टेंस देश की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से आप देख लीजिए या फिर इकोनॉमी को अगर आगे ले जाना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर अब ज्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। आज के समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है 15% और टोटल जितनी एम्प्लॉयमेंट है ना उसमें से 12% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोवाइड करता है। एग्जांपल्स देखिए, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे कि देखो वो प्रोडक्ट्स जिन्हें कंज्यूमर ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्रिज मान लीजिए, टीवी मान लीजिए, लैपटॉप मान लीजिए, ये सब चीजें। देखो सरकार भी इस चीज को समझती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे ले जाना जरूरी है, इसीलिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च की हैं जो आगे डिटेल से भी आएंगी। जैसे देखो मेक इन इंडिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इस्टेब्लिश किए गए हैं जहां सरकार टैक्स बेनिफिट्स देती हैं, स्पेशल रियायत देती हैं ताकि कंपनीज को इनवाइट किया जा सके कि वहां पे इन जोन्स में आके वो मैन्युफैक्चरिंग करें। लेकिन देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे, मतलब ये तो इंट्रोडक्शन है, आगे चैलेंजेस डिटेल से भी आएंगे। बहुत सारे चैलेंजेस से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जूझ रहा है, जैसे स्किल्ड लेबर की कमी है, क्रेडिट आसान से नहीं मिलता, जैसे एमएसएमईज हैं, माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, उनको लोन आसानी से नहीं मिलता, बैंक वाले भगा देते हैं। इसके अलावा ग्लोबल डिमांड जो है कोविड के बाद उठ नहीं पाई है। कोविड के दौरान ग्लोबल डिमांड कम हो गई थी, लेकिन देखो कोविड खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन अभी तक ग्लोबल डिमांड नहीं आ रही है। मतलब दूसरे देशों में कई सारे प्रोडक्ट्स जो इंडिया से जाते थे एक्सपोर्ट होके, उनकी डिमांड अभी नहीं आ रही है। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मतलब स्कोप है आगे ले जाने का। बहुत सारे रीजंस हैं इसके, जैसे देखो सरकार खुद चाहती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट हो, इसीलिए सरकार समय समय पर काफी सारे पैकेज अनाउंस करती है, स्पेशल स्कीम्स अनाउंस करती है। जैसे 2022-23 के बजट में 2443 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसी प्रकार से 2021 में 757 करोड़ का बजट अनाउंस किया गया था, किसके लिए? फास्ट स्कीम के लिए, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाता है। तो मतलब सरकार ध्यान दे रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। उसके बाद कॉम्पिटिटिवनेस है। कॉम्पिटिटिवनेस इसलिए कि हमारे देश में आपको पता है डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है, मतलब यूथ की संख्या हमारे देश में ज्यादा है और सेमी स्किल्ड लेबर हमारे देश में बहुत है, या तो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड, स्किल्ड नहीं है। ये एक डिसएडवांटेज भी है जो बाद में आएगा, समझ गए। डिमांड काफी ज्यादा है, पॉपुलेशन चूंकि हमारे देश में ज्यादा है, मिडिल क्लास की संख्या हमारे देश में बहुत ज्यादा है। अब देखो मिडिल क्लास की ना कैपेसिटी ज्यादा होती है परचेज करने की। जो लोग बहुत अमीर होते हैं, जैसे अंबानी अदानी टाइप के लोग हैं, वो हाईफाई चीजें खरीदते हैं, वो मार्केट में जाके नॉर्मल प्रोडक्ट्स नहीं परचेज करते हमारी तरह। और जो बेचारे बहुत गरीब होते हैं, वो उनके पास पैसे नहीं होते कि जैसे एलजी की फ्रिज या फिर अच्छी वॉशिंग मशीन खरीद पाना, तो कार खरीद पाना। तो इसलिए ना मिडिल क्लास का साइज हमारे देश में ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है इसलिए प्रोडक्ट्स की, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का स्कोप है। उसके बाद है पोटेंशियल टू बिकम ग्लोबल हब, क्योंकि देखो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 आ रही है, हमारे देश में ज्यादा इनोवेशन हो सकती है, हमारे देश में नए नए स्टार्टअप्स इमर्ज होकर आ रहे हैं, तो मतलब पोटेंशियल है ग्लोबल हब बनने का। और कोविड के दौरान हमने देखा किस प्रकार से बहुत सारे देश चाइना के अगेंस्ट हो गए। तो बातें तो उस समय भी बहुत बोली गई थी कि बहुत सारी कंपनी चाइना से इंडिया में आएंगी, लेकिन आई कम, मतलब इंडिया में 2-3 ही आई, ज्यादा इंडोनेशिया में भी गई, वियतनाम में भी गई। तो उसके भी कुछ रीजंस हैं जिनको हम आगे जानेंगे। अब देखो ये कुछ इश्यूज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रभावित करते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट। हमारे देश में ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन ठीक से नहीं होता, इसलिए बहुत सारी कंपनीज बाहर से इंडिया में आने में हिचकिचाती हैं। उनको लगता है कि आईपी कोई चुरा लेगा, और इंडिया की सरकार सक्षम नहीं है, वहां के कानून सक्षम नहीं है हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने में। तो ये एक दिक्कत है कि रेजिम अभी भी वीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सेस टू क्रेडिट फॉर एमएसएमई। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को समय पे लोन नहीं मिलता, बैंकों के चक्कर उन्हें काटने पड़ते हैं, इसलिए वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाते। अगर देखो
कोई छोटी सी, अब देखो मान लो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनको लोन आसानी से मिल जाता है, उनके पास पैसे हैं, वो R&D कर सकते हैं। छोटी छोटी MSMEs हैं, उनको अगर अपनी टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड करनी है तो इसके लिए लोन चाहिए, नई मशीनरी खरीदनी है तो लोन चाहिए, जो उनको समय पर नहीं मिल पाता। इसके बाद नेक्स्ट है इनएडुकेट टेक बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या तो कम होता है या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे देखो कम्युनिकेशन देखिए, ट्रांसपोर्टेशन देखिए, स्किल्ड मैन पावर कम है हमारे देश में, तो यहां पे कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना जरूरी है। नेक्स्ट है स्किल्ड लेबर शॉर्टेज, जो पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया। लेबर तो है लेकिन देखो स्किल्ड नहीं है, स्किल्ड ना होने की वजह से ना उनको रोजगार नहीं मिल पाता, उनका पोटेंशियल ठीक से यूज नहीं हो पाता। तो स्किल्ड लेबर की भरपाई करनी होगी। कैसे, वो चीज सॉल्यूशन में आएगी ज्यादा स्किल्स प्रोवाइड करके, जिसके लिए सरकार ने प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, वहां पे स्ट्रीमलाइनिंग की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस एंड पुअर सप्लाई चेन। सरकार के देखो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, टेंडर प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, लाइसेंस लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कंप्लायंस रूल्स का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इन चीजों में सुधार लाया जा सकता है, यहां पे सरकार को सुधार की आवश्यकता है। और सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स, जैसे कि देखो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बोलती हैं हमें रॉ मटेरियल यहां पे ठीक समय पे नहीं मिल पाता, बहुत दूर से आता है रॉ मटेरियल, या फिर हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो आसानी से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो ये सारी सप्लाई चेन की दिक्कतें भी हैं। इसके बाद कंपटीशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड इंपोर्ट। अब देखो बहुत सारी कंपनीज बोलती हैं हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो माल चाहिए वो इंडिया में नहीं है, जो पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया सप्लाई चेन वाला, वो हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे देखो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का कहना है ड्रग्स में जिन APIs का एक्टिव जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल होता है वो नहीं मिलता, वो 90% चाइना से आता है। उसके बाद देखो कॉम्पिटिटिवनेस फ्रॉम अदर कंट्रीज। टेक्सटाइल सेक्टर एक समय पहले तक हमारे देश का बहुत मजबूत था, लेकिन मैं आपको बताऊं देखो बांग्लादेश ने इंडिया को जबरदस्त टक्कर दी है, बांग्लादेश ने, इंडोनेशिया ने, वियतनाम ने इंडिया को टक्कर दी है टेक्सटाइल सेक्टर में। मतलब पहले इंडिया का कपड़ा ज्यादा बिकता था, लेकिन अब वहां की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया की कॉम्पिटिटिव हो गई है, क्योंकि इंडिया की टेक्सटाइल वाली कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी को समय पर अपग्रेड नहीं कर सकी। तो दूसरे देशों से चैलेंज आ रहा है। ये कुछ स्कीम्स हैं, आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन देने की स्कीम है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इंसेंटिव मिलते हैं प्रोडक्शन ज्यादा करने पर। PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ये कनेक्टिविटी से संबंधित प्लान है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव करने का प्रोजेक्ट है। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप को प्रमोट करने का प्रोग्राम है। मेक इन इंडिया आपको पता है। और आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, भारत को मतलब खुद पे डिपेंडेंट बनाने के लिए ये प्रोग्राम है आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। अब बात करते हैं लास्ट में वे फॉरवर्ड की, क्या किया जा सकता है। देखो प्रॉब्लम्स पता होना, अगर आपने थोड़ा समय भी आपको हुआ है ना तैयारी करते हुए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, तो भी प्रॉब्लम्स आपको पता है, सॉल्यूशन आप बता दोगे। देखिए सॉल्यूशन, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। क्योंकि हमारे देश में ना सेमी स्किल्ड लेबर ज्यादा है, तो क्यों ना हम ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें पहले ज्यादा, जहां पे ज्यादा स्किल्स की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने से देखो जल्दी से थोड़ी तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कम की जा सकती है। जैसे देखो टेक्सटाइल सेक्टर देखिए, वुड देखिए, पेपर प्रोडक्ट्स देखिए, यहां पे सेमी स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है, तो इन सेक्टर्स को सरकार पहले ज्यादा प्रमोट कर सकती है। उसके बाद है इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार इन्वेस्ट कर सकती है, जैसे रोड्स में, पोर्ट्स में, पावर सप्लाई ठीक कर सकती है। इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आएगी, ज्यादा लोग बाहर से आएंगे अपनी इंडस्ट्री, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट है प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग। सरकार इसमें काफी हेल्प कर सकती है। देखो बहुत सारे दूसरे देश ऐसे हैं जहां पे काफी सारे प्रोडक्ट्स महंगे मिलते हैं, लेकिन हो सकता है कि उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो सरकार ना इन चीजों को बताए लोगों को कि देखो ये चीज आप मैन्युफैक्चर कीजिए, इनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे देशों में, इससे आपको फायदा होगा, इससे देश को फायदा होगा। नेक्स्ट है फोस्टरिंग इनोवेशन। देखो इनोवेशन आप किसी भी प्रोडक्ट में लेकर आते हो ना, तो आपकी सेल ज्यादा होती है, तो आप ज्यादा बढ़िया ढंग से लोगों की जो प्रॉब्लम्स है ना उनको दूर कर सकते हो।
और देखो, इनोवेशन वही लोग ला सकते हैं जो काम के प्रति पैशनेट हो। मैंने भी आपको इनोवेशन के बारे में बताया था ना एक वीडियो में, कि ओनली आईएएस भी अब आने वाले दिनों में ना जबरदस्त इनोवेशन लेके आएगा। देखो, बहुत सालों से मतलब जो आईएएस की जो तैयारी है ना, एक ट्रेडिशनल पैटर्न पे चली आ रही है कि क्लासेस लो और मतलब कई कई घंटों की क्लास होगी जिसमें आंसर राइटिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता, स्पेशल उन स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया जाता जिससे ये एग्जाम निकल सकता है। सालों साल से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स यही करते आए हैं। यहां पे देखो, बहुत इनोवेशन की आवश्यकता है जिस पे ओनली आईएएस काम कर रहा है, लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ रहा है जो इस इनोवेशन के प्रति पैशनेट हैं। और आने वाले दिनों में आप देखोगे कैसे ओनली आईएएस इनोवेशन लाता है, कैसे उन स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देगा जिसकी सहायता से जो एग्जाम है वो निकाला जा सकता है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो एस्पायरेंट्स का भी। इसके बाद में इनोवेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है, जैसे R&D है, उन टेक्नोलॉजीज पे ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है जो इमर्जिंग है अभी। उसके बाद इंप्रूविंग एक्सेस टू फाइनेंस, जैसे देखो एमएसएमईज को आसानी से लोन नहीं मिलता, यहां पे सरकार अच्छा काम कर सकती है, बैंकों के लिए गाइडलाइंस रिलीज कर सकती है। और सबसे लास्ट में स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेशंस, जो हमने बात की कि लाइसेंस लेना मुश्किल है, कॉम्प्लायंस काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, टेंडर प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सरकार इन चीजों को स्ट्रीमलाइन कर सकती है, थोड़ा इजी बना सकती है, ताकि बिजनेस करना देश में आसान हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग करना देश में आसान हो जाए, और हमारा देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो अभी देश की जीडीपी में 15% है, ये बढ़ के 25% हो जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित। इसके बाद देखो, लास्ट आर्टिकल है तो छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस से संबंधित। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट देखो ये है कि 30 साल पूरे हो चुके हैं 73rd और 74th अमेंडमेंट को आए। 73rd और 74th अमेंडमेंट आए थे 1992 में, मतलब अमेंडमेंट पास हो गई थी 1992 में, लेकिन एक साल का वक्त उसमें दिया गया था, इफेक्ट में आई 1993 में। देखो, एक क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, मतलब क्लासेस में ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं, ऑफलाइन सेंटर्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, कि सर बॉडीज तो पहले भी होती थी, लोकल बॉडीज तो मतलब अमेंडमेंट का फायदा क्या हुआ? ऐसा तो है नहीं कि 1992-93 के बाद ही लोकल बॉडीज गठित होनी स्टार्ट हुई, बॉडीज तो पहले भी थी, तो इन अमेंडमेंट्स ने क्या किया? देखो, पहले ना लोकल बॉडीज को गठित किया जाता था स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा अपने आप से, संविधान में मैंडेटरी नहीं था, तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने आप से इन लोकल बॉडीज को गठित करती थी, तो अपनी मनमानी करती थी। कोई स्टेट गवर्नमेंट 5 साल के लिए गठित कर देता, कोई 4 साल के लिए, कोई 6 साल के लिए। कोई स्टेट गवर्नमेंट के मन में नहीं है तो नहीं भैया, आज इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, यानी 5 साल का टर्म पूरा हो गया, उसके बाद भी 4-5 साल आराम से काम चल रहा है, इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे हैं। तो इन चीजों को ना स्ट्रीमलाइन कर दिया गया 73rd और 74th अमेंडमेंट ने, मतलब मैंडेटरी बना दी गई कुछ चीजें कि ये लोकल बॉडीज, जैसे 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, और जो 74th अमेंडमेंट है वो म्युनिसिपल बॉडी से संबंधित है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे, रिजर्वेशन अनाउंस कर दिया गया, तो चीजों को मतलब स्ट्रीमलाइन कर दिया गया। 3F का कंसेप्ट आपने सुना होगा, बोला गया संविधान के द्वारा कि 3F दिए जाएंगे, मतलब संविधान में ये चीज नहीं बोली गई है, मतलब जब भी लोकल बॉडीज को हम डिस्कस करते हैं तो 3F की बात हम डिस्कस करते हैं। 3F मतलब पहला F है फंड्स, स्टेट गवर्नमेंट फंड्स दे लोकल बॉडीज को। दूसरा F है फंक्शनरी, मतलब फंक्शनरीज प्रोवाइड करे, स्टाफ प्रोवाइड करे। और तीसरा F है फंक्शंस, मतलब उनको पावर्स दे। लेकिन देखो, स्टेट गवर्नमेंट्स ना कहीं ना इनसिक्योर महसूस करती हैं इन लोकल बॉडीज से। जैसे एग्जांपल के तौर पे, देश में सिटीज से बहुत सारा रेवेन्यू आता है, सिटीज देश की इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ना स्टेट गवर्नमेंट्स को यूं लगता है कि अगर देखो किसी सिटी की, फॉर एग्जांपल पुणे की म्युनिसिपल बॉडी अगर ज्यादा स्ट्रांग हो गई, तो जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है वही म्युनिसिपल बॉडी ज्यादा रेवेन्यू को यूज करेगी, हमारे हाथ में रेवेन्यू नहीं आएगा। इसी के चलते स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा ना म्युनिसिपल बॉडीज को इंपावर नहीं किया जाता है। अब देखो, 30 साल पूरे हो गए, चैलेंजेस आज भी हैं जो कि त्यों हैं। कुछ चीजों में बेसिक इंप्रूवमेंट हुई होगी, लेकिन ज्यादातर चैलेंजेस तो हैं। आप गांव में चले जाइए, शहरों में चले जाइए, ये लोकल बॉडीज ज्यादा दमखम नहीं दिखा पाती। गांव में देख लीजिए, चलो एक आपको एग्जांपल देता हूं। पंचायत सीरीज आपने देखी होगी, पंचायत सीरीज आप में से ज्यादातर लोगों ने देखी होगी, तो 2-3 एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखो, एक एपिसोड में ना रोड की दिक्कत थी, याद होगा आपको, रोड नहीं बन रहा था, और
वो एक पर्सन पीछे पड़े हुए थे, उनका इंटरेस्टिंग सा नाम भी है, बरकासुर ऐसा उनका कुछ नाम था। वो पीछे पड़े हुए थे रोड बनवाने के, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। प्रधान जी हमेशा परेशान रहते थे कि फंड्स नहीं है, विधायक के पीछे पड़े कि फंड्स दे दो रोड बनवाने के लिए। तो फंड्स की उन्हें बहुत दिक्कत आती है लोकल बॉडीज को। और सबसे बड़ी दिक्कत पंचायत पति, मतलब अब देखो कई जो सीट्स होती हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। तो क्या किया जाता है कि महिला को जानबूझ के, यानी वाइफ को जानबूझ के इलेक्शन लड़वा दिया जाता है। वाइफ इलेक्शन जीत जाती है, उसके बाद काम सारा हस्बैंड करता है। तो ये चीज गलत है। ये जो सरपंच पति वाला कंसेप्ट है ये खत्म होना चाहिए। और पंचायत वेब सीरीज में भी यही कंसेप्ट था कि प्रधान जी ऑफिस जाते थे, लेकिन एक्चुअल में चुनी गई थी उनकी वाइफ जो घर में रहती हैं। समझ गए? तो मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, बट कहीं ना कहीं देखो उस समय जो अमेंडमेंट हुई थी ना, जो विजन था वो अभी तक सही साबित नहीं हुआ है। प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए 30 साल पूरे हो चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स मिल के देखो इस चीज पे विचार करें, कैसे लोकल बॉडीज को और ज्यादा अच्छे से इंपावर किया जा सकता है। एक प्रॉब्लम पता क्या है, कई चीजों के लिए ना लोगों से डिमांड आती है, वो संघर्ष करते हैं कि हमें इस चीज में इंप्रूवमेंट चाहिए, बट ना लोकल बॉडीज के लिए ना पूरे देश में लोकल बॉडीज एकजुट नहीं है। मतलब ग्राउंड लेवल से डिमांड नहीं आती कि हाँ भाई आप लोकल बॉडीज को पैसा दो, लोकल बॉडीज को इंपावर दो, ऐसी डिमांड एकजुट होके नहीं आती है। इसी वजह से सरकारें भी एक्शन नहीं लेती हैं। मैंने इनसिक्योरिटी की बात की थी ना, स्टेट लेवल पे जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना वो भी बहुत इनसिक्योर महसूस करते हैं कि अगर लोकल बॉडीज को हमने इंपावर कर दिया तो जो लोकल बॉडीज के लीडर है ना वो हमसे आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए वो उस इनसिक्योरिटी के कारण लोकल बॉडीज को कभी इंपावर होने ही नहीं देते। कुछ स्टेट हालांकि देखो अच्छा एग्जांपल प्रेजेंट करते हैं, जैसे केरला है। केरला में ना जो लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, जैसे सरपंच हैं, उनकी बात सुनते हैं अधिकारी, मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात को सुना जाता है। हमारा क्या पूरा देश ही हमारा है, लेकिन कई राज्यों में हम देखते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो छोटे छोटे जैसे रिप्रेजेंटेटिव हैं, सरपंच वगैरह को तो कुछ समझते नहीं है, बिल्कुल बेइज्जत कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। चुने हुए नुमाइंदे हैं तो इज्जत होनी चाहिए। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया लोकल सेल्फ गवर्नेंस से संबंधित।